आज के इस विश्लेषण में हम कानूनी इतिहास के एक बेहद दर्दनाक और हैरान कर देने वाले मामले पर बात करेंगे। ये कहानी है लीटो गोपेस की। इस मामले में हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी कानूनी गलतियों, गलतफहमियों और जल्दबाजी ने एक निर्दोष इंसान की जिंदगी तबाह कर दी। सच कहूं तो जब बाद में इस केस की दोबारा जांच हुई तो पुराने फैसले की पूरी तरह से धज्जियां उड़ गईं। खासकर एक ऐसी बात सामने आई जिसे पुलिस ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था, और वो थी लीटो की बौद्धिक अक्षमता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई जस्टिस सिस्टम किसी इंसान को महज 1 हफ्ते के अंदर मौत की सजा सुना सकता है? ये सवाल ही अपने आप में कानून के मूलभूत सिद्धांतों पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। 7 साल की मासूम जेनी यूलो के दुखांत मृत्यु के बाद जिस हैरान करने वाली तेजी से इस केस को बंद करने की कोशिश की गई, वो कानूनी प्रक्रिया की नाकामयाबी का एक बुरा सपना बन गया है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए, सब कुछ खुद ब खुद साफ हो जाएगा। 27 फरवरी 1997 को लिटो और जेनी का संपर्क होता है, और ठीक 1 हफ्ते बाद अचानक केस बंद करने का आदेश दे दिया जाता है। कानूनी जांच और ठोस सबूत जुटाने के लिए 1 हफ्ता बिल्कुल मजाक जैसा लगता है, और उसके बाद 23 दिसंबर को सीधे लिटो के मृत्युदंड की तारीख तय कर दी गई। मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स की तो जैसे किसी को परवाह ही नहीं थी। जी हाँ, महज 7 दिन बाद में इस मामले की समीक्षा करने वाले कानूनी विशेषज्ञों ने इस बात को पकड़ा और कहा कि एक इतनी संगीन और कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए 7 दिन का समय पूरी तरह से अतार्किक था। इतने कम वक्त में न ढंग से फोरेंसिक जांच हो सकती है, न गवाहों के बयान हो सकते हैं। और सबसे बड़ी गड़बड़ी शुरू होती है क्राइम सीन यानी घटनास्थल के सबूतों से। शुरुआती जांचकर्ताओं ने चीज़ों को पूरी तरह से गलत समझ लिया। जब अपील कोर्ट में इन्हीं सबूतों को दोबारा परखा गया तो ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। शुरुआती पुलिस रिपोर्ट और बाद में पेश किए गए डिफेंस के दावों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ पुलिस ने दावा किया कि गला घोटा गया, सर के आगे चोट मारी गई और बच्ची पर हमला हुआ। लेकिन रुकिए, असल भौतिक सबूत कुछ और ही इशारा कर रहे थे। डिफेंस ने साबित किया कि वहां छाती पर दबाव था, सर के पिछले हिस्से में गिरने की वजह से चोट थी, और असल में वहां सीपीआर दिया जा रहा था। बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण। असल में वहां हो क्या रहा था? तंग कपड़ों के बटन खोलना, लगातार चेस्ट कंप्रेशंस देना और मुंह से सांस देना, ये सब लाइफ सेविंग सीपीआर के बेसिक स्टेप्स हैं। डिफेंस का यही तर्क था कि लीटो वहां बच्ची की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। पर हैरानी की बात देखिए, पुलिस ने इन जीवन रक्षक कोशिशों को एक भयानक और घिनौने हमले के रूप में दर्ज कर लिया। इस टेबल में ऑटोप्सी रिपोर्ट और पुलिस के दावों को आमने सामने रखा गया है। पुलिस कह रही थी कि बच्ची का माथा कुचला गया था, लेकिन ऑटोप्सी में साफ दिखा कि चोट सिर के पिछले हिस्से में थी, जो फिसलकर गिरने का नतीजा होती है। पुलिस ने कहा गला घोटने के निशान हैं, जबकि ऑटोप्सी में गर्दन पर एक भी निशान नहीं मिला। मतलब पूरा का पूरा शुरुआती फैसला उन बातों पर टिका था जो साइंटिफिक तौर पर असंभव थी। अब चलते हैं इंटरोगेशन रूम के उस डरावने सच की तरफ, जहां से एक जबरदस्ती लिखवाया गया झूठा कबूलनामा निकला। अपील ट्रायल में जब इस मामले के पन्ने पलटे गए तो पता चला कि पूछताछ के नाम पर कितनी बुरी तरह से नियम तोड़े गए थे और डर का कैसा माहौल बनाया गया था। यहाँ सबसे जरूरी पहलू था लीटो की मेंटल कंडीशन, बौद्धिक अक्षमता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कानूनी भाषा में इसका सीधा सा मतलब यह है कि व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता सीमित होती है। ऐसे लोग भ्रामक सवालों, फिजिकल टॉर्चर और झूठे वादों के आगे बहुत जल्दी टूट जाते हैं। लीटो की यही असहाय स्थिति उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गई। बाद में डिफेंस ने उन सभी गंभीर गलतियों की एक लिस्ट बनाई जो इस पूछताछ में हुई थी, और ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मिरांडा राइट्स यानी चुप रहने के अधिकार को पूरी तरह अनदेखा किया गया। जांचकर्ताओं पर शारीरिक अत्याचार करने के आरोप लगे। एक पहले से लिखे हुए कबूलनामे पर धोखे से साइन करवाए गए, और सबसे गिरी हुई हरकत तो ये थी कि एक असहाय पिता का अंगूठा लगवाने के लिए उसे उसकी बच्ची को खिलौना देने का झूठा लालच दिया गया। जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये लिसितो की अदालत में दी गई गवाही का सीधा अनुवाद है। उसने कहा, मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता, जांचकर्ता ने मुझे पीटा, उन्होंने मेरी बेटी को सेलर मून बैग देने का वादा किया, इसलिए मैं मान गया, पर मुझे पता ही नहीं था कि मैंने जिस कागज पर साइन किया है उस पे क्या लिखा था। ये अल्फाज उस इंसान की बेबसी का सबूत हैं जिसे ये तक नहीं पता था कि उस एक दस्तरेज ने उसे मौत के घाट उतार दिया है।
अब एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है कि आखिर ऐसी भी क्या आफत आई थी जो इतनी जल्दबाजी करनी पड़ी। इसका जवाब छिपा है बाहरी दबाव और ताकत के खेल में। अपील डिफेंस ने खुलकर कहा कि इस पूरे केस को पॉलिटिकली पावरफुल लोगों ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया था। जल्दबाजी की वजह बहुत साफ थी। एक आदेश दिया गया था, ऊपर से ऑर्डर है कि मामला 1 हफ्ते में बंद किया जाए, क्योंकि पीड़ित बच्ची सेक्रेटरी यूलो की बेटी है। यहाँ सिस्टम ने सबूतों और इंसाफ को साइड में रखकर सिर्फ एक ताकतवर पिता के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। एक निर्दोष जो मेंटली अक्षम था, उसे इस पावर प्ले में बलि का बकरा बना दिया गया। पर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। इस कहानी में एक आखिरी मोड़ तब आया जब लीटो की बेटी येशा, जिसके खिलौने के नाम पर उसके पिता को फंसाया गया था, वो बड़ी होकर एक वकील बनती है और उसने अपने पिता के नाम पर लगे इस खूनी दाग को मिटाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, एक नई कानूनी लड़ाई शुरू की। ईशा ने डिफेंस में जो शब्द कहे थे वो सिर्फ कानूनी दलील नहीं थी, बल्कि इस पूरे केस की आत्मा थी। उसने अदालत में चिल्लाकर कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपने पिता जैसा मासूम इंसान नहीं देखा। ये शब्द सबूत थे उस बात के कि कैसे उसके पिता के साफ दिल और उनकी बौद्धिक अक्षमता को एक भ्रष्ट कानूनी प्रक्रिया ने बुरी तरह से शोषित किया था। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां एक सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। जब हमारी कानूनी प्रणाली ठोस फॉरेंसिक सच्चाई से ज्यादा राजनीतिक ताकत और जल्दी फैसले सुनाने को अहमियत देने लगे, तो इसकी सच्ची कीमत कौन चुकाता है? लीटो गोपेज का केस हमारे सिस्टम की कमियों का एक आईना है, जो हमेशा याद दिलाता रहेगा कि प्रोसेस और ठोस जांच के बिना इंसाफ कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।